बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध देश में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उस राजा के दो सुंदर बेटियां थी। बड़ी राजकुमारी का नाम चंद्रकला था और छोटी का नाम सूर्यकला। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा साथ रहती थी। रानी फिर से गर्भवती थी और इस बार भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम चंद्रकांत रखा गया। राजकुमार बहुत सुंदर और गुणवान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों भाई बहन बड़े होते गए। चंद्रकला और सूर्यकला अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी। वे उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती। राजकुमार चंद्रकांत भी अपनी दोनों बहनों का बहुत सम्मान करता था। एक दिन रानी ने तीनों बच्चों से कहा, आज मैं तुम तीनों को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाने ले चलूंगी जो महल के पीछे है। तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। रानी उन्हें एक अद्भुत बगीचे में ले गई जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब, चमेली, मोगरा, रातरानी और ना जाने कितने प्रकार के फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा महक रहा था। बगीचे के बीच में एक बहुत सुंदर तालाब था जिसमें स्वच्छ पानी था। तालाब में कई सारे कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद, गुलाबी और लाल रंग के। लेकिन तालाब के एकदम बीच में एक अलग ही प्रकार का कमल था जो सुनहरे रंग का था और जिससे एक अजीब सी चमक निकल रही थी। राजकुमार चंद्रकांत को वो सुनहरा कमल बहुत पसंद आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सुनहरा कमल इतना अलग क्यों दिखता है? इससे इतनी चमक क्यों निकल रही है? रानी ने घबराकर कहा, बेटा, ये कोई साधारण कमल नहीं है। ये एक जादुई फूल है। इसे कभी भी छूना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का या आदमी इसे छू लेता है तो वो हमेशा के लिए मछली बन जाता है और जब तक उसकी बहन 15 साल तक पूरी तरह मौन व्रत ना रखे वो वापस इंसान नहीं बन सकता। ये बात सुनकर तीनों बच्चे डर गए। बड़ी राजकुमारी चंद्रकला ने कहा, माँ, फिर तो ये फूल बहुत खतरनाक है। इसे यहाँ क्यों रखा गया है? रानी ने समझाया, बेटी, ये फूल हमारे राज्य की रक्षा करता है। इसकी वजह से हमारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता और हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन एक श्राप भी है जो मैंने तुम्हें बताया। छोटी राजकुमारी सूर्यकला ने पूछा, माँ, क्या सच में कोई लड़का इसे छूकर मछली बन सकता है? हाँ बेटी, ये बिल्कुल सच है। इसलिए मैं तुम तीनों से वादा चाहती हूँ कि तुम कभी भी इस कमल के पास अकेले नहीं जाओगे और चंद्रकांत, तुम तो इसे बिल्कुल भी छूना नहीं। रानी ने सख्त आवाज में कहा। तीनों ने अपनी माँ को वादा दिया। उसके बाद वे वापस महल में आ गए। लेकिन राजकुमार चंद्रकांत का मन उस सुनहरे कमल में ही अटका रह गया। वो बार बार उसके बारे में सोचता रहता। वो सोचता कि आखिर उस फूल में ऐसी क्या खासियत है कि वो इतना चमकता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा और रानी किसी काम से पास के राज्य में गए हुए थे। महल में सिर्फ तीनों बच्चे और सेवक सेविकाएं थे। दोपहर के समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, राजकुमार चंद्रकांत से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि चलकर एक बार उस सुनहरे कमल को करीब से देखता हूं। बस देखूंगा, छूंगा नहीं। वो चुपचाप बगीचे में चला गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि सुनहरा कमल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी सुनहरी पंखुड़ियों से निकलने वाली चमक पूरे तालाब में फैल रही थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सुनहरा कमल हिलने लगा जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। राजकुमार की इच्छा हुई कि वो उसे एक बार छू कर देखे। उसने सोचा, सिर्फ एक बार छूने से क्या होगा? हो सकता है माँ ने सिर्फ डराने के लिए कहा हो। ये सोचकर राजकुमार ने धीरे धीरे अपना हाथ कमल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली कमल की पंखुड़ी से छुई, एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते राजकुमार चंद्रकांत गायब हो गया। उसकी जगह तालाब में एक सुंदर सुनहरी मछली तैर रही थी। शाम को जब दोनों राजकुमारियां अपने भाई को खोजने लगी तो वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने सारा महल छान मारा। सेवकों से पूछा,
लेकिन किसी ने राजकुमार को नहीं देखा था। परेशान होकर चंद्रकला और सूर्यकला बगीचे में गई कि शायद वो वहां हो। जब वे तालाब के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक नई सुनहरी मछली तैर रही थी जो पहले वहां नहीं थी। अचानक चंद्रकला के मन में शक हुआ। उसने सूर्यकला से कहा, बहन कहीं ये मछली सूर्यकला भी समझ गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गई थी कि उनका भाई सुनहरे कमल को छूकर मछली बन गया है। वो सुनहरी मछली जो तालाब में तैर रही थी वही उनका प्यारा भाई चंद्रकांत था। चंद्रकला रोते हुए बोली, हे भगवान, हमारा भाई मछली बन गया, अब क्या होगा? सूर्यकला भी फूट फूट कर रोने लगी। वो सुनहरी मछली बार बार पानी की सतह पर आती और फिर अंदर चली जाती, जैसे अपनी बहनों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। दोनों बहनें समझ गई कि अब उन्हें 15 साल का मौन व्रत रखना होगा, तभी उनका भाई वापस इंसान बन सकेगा। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों में से कौन मौन व्रत रखे, क्योंकि अगर दोनों चुप रह गई तो राजा रानी को राजकुमार के गायब होने के बारे में कैसे पता चलेगा? चंद्रकला ने अपने आंसू पोंछकर कहा, सूर्यकला, मैं बड़ी हूं, इसलिए मैं मौन व्रत रखूंगी। तुम अब बाबा को समझाना कि भाई कहां गया है, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मछली बन गया है, नहीं तो लोग हमारे राज्य को श्रापित समझेंगे। सूर्यकला ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय से चंद्रकला ने मौन व्रत शुरू कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। जब राजा रानी शाम को वापस आए और राजकुमार को ना देखा तो वे बहुत परेशान हुए। रानी ने सूर्यकला से पूछा, बेटी तुम्हारा भाई कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। सूर्यकला ने रोते हुए कहा, मां, भाई कहीं चला गया है। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने ये नहीं बताया कि राजकुमार मछली बन गया है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि राजकुमार को हर जगह ढूंढा जाए। पूरे राज्य में राजकुमार की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला क्योंकि वह तो तालाब में मछली के रूप में तैर रहा था। दिन बीतते गए। राजा रानी बहुत दुखी रहते। चंद्रकला का चुप रहना उनकी परेशानी और बढ़ा देता था। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमारी अचानक से क्यों बोलना बंद कर दिया है। इधर चंद्रकला रोज तालाब के पास जाती और अपने भाई को देखकर मन ही मन बात करती। वो सुनहरी मछली को दाना डालती और उसके सिर को प्यार से सहलाती। मछली भी अपनी बहन को पहचानती थी और उसके हाथ के पास आ जाती थी। सूर्यकला भी रोज अपनी बड़ी बहन के साथ तालाब के पास जाती। वो चंद्रकला से बात करती रहती और उम्मीद करती कि वो कुछ जवाब दे, लेकिन चंद्रकला सिर्फ इशारों में बात करती। इस तरह महीने बीतते गए और फिर साल राज्य के लोग राजकुमार की गुमशुदगी और राजकुमारी चंद्रकला के मौन रहने को लेकर कई तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ कहते कि राजकुमार को किसी राक्षस ने उठा लिया है, कुछ कहते कि राजकुमारी पर कोई जादू हो गया है। राजा बहुत परेशान रहते। उन्होंने कई वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। चंद्रकला अपने मौन व्रत में दृढ़ रही। वो जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो उसका भाई हमेशा के लिए मछली ही रह जाएगा। समय बीतता रहा। 5 साल फिर 10 साल बीत गए। चंद्रकला अब एक सुंदर युवती बन गई थी, लेकिन वो अभी भी चुप थी। सूर्यकला भी बड़ी हो गई थी और अब वो राज्य के कई कामकाज में अपने पिता की मदद करने लगी थी। एक दिन पास के राज्य के राजा अपने बेटे राजकुमार वीरेंद्र के साथ आए। राजकुमार वीरेंद्र बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और वीर था। जब उसकी नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी तो वो उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। राजकुमार वीरेंद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी चंद्रकला से विवाह करना चाहता हूं। दोनों राजाओं ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया, लेकिन जब राजकुमार वीरेंद्र ने चंद्रकला से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वीरेंद्र हैरान हो गया। उसने सूर्यकला से पूछा, राजकुमारी, आपकी बड़ी बहन बात क्यों नहीं करती?
सूर्यकला ने जवाब दिया, राजकुमार, मेरी बहन को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो नहीं बोल सकती, लेकिन वो बहुत अच्छी है और आपके लायक है। राजकुमार वीरेंद्र ने कहा, मुझे उनकी ये बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह चंद्रकला का विवाह राजकुमार वीरेंद्र से तय हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन चंद्रकला का दिल बहुत दुखी था। वो सोचती थी कि उसका भाई उसकी शादी भी नहीं देख पाएगा। विवाह के दिन भी चंद्रकला चुप रही। उसने सारी रस्में निभाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। राजकुमार वीरेंद्र ने उसे अपने राज्य ले जाने का फैसला किया। जब चंद्रकला को विदा होना था, तो वो अपने मन में बहुत दुखी थी। वो अपने भाई को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उसने इशारों में सूर्यकला से कहा कि वो तालाब के पास जाना चाहती है। सूर्यकला उसे तालाब के पास ले गई। वहां चंद्रकला ने अपने हाथों से सुनहरी मछली को दाना दिया और अपने आंसुओं से उसे विदा कहा। मछली भी जैसे समझ गई हो कि उसकी बहन जा रही है। वो कई बार पानी से ऊपर निकली जैसे अपनी बहन को अलविदा कह रही हो। चंद्रकला अपने पति के साथ उसके राज्य चली गई। वहां भी वो चुप ही रही। राजकुमार वीरेंद्र बहुत धैर्यवान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके मौन रहने से परेशान नहीं होता था। सूर्यकला अकेली रह गई। वो रोज तालाब के पास जाकर अपने भाई से बात करती और उसे खाना देती। वो अपनी बड़ी बहन की बहुत याद करती, लेकिन समझती थी कि चंद्रकला को अपना मौन व्रत जारी रखना होगा। समय और तेजी से बीतने लगा। राजकुमार वीरेंद्र के राज्य में चंद्रकला का सम्मान होता था, लेकिन कुछ लोग उसके चुप रहने को लेकर अजीब बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि रानी पर कोई भूत प्रेत का साया है। कुछ कहते थे कि वह किसी अपराध के कारण चुप है। एक दिन राज्य की एक बूढ़ी औरत राजकुमार वीरेंद्र के पास आई। उसने कहा, महाराज, आपकी रानी के चुप रहने में जरूर कोई राज्य है। हो सकता है वो कोई राक्षसी हो या फिर उस पर कोई श्राप हो। राजकुमार वीरेंद्र ने गुस्से से कहा, तुम मेरी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वो बहुत अच्छी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, अगर वो सच में अच्छी है तो वो बोलने से क्यों डरती है? जरूर कोई राज है। धीरे धीरे राजकुमार वीरेंद्र के मन में भी शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा कि वो बात क्यों नहीं करती, लेकिन चंद्रकला चुप रही। एक रोज राजकुमार वीरेंद्र ने धमकी दी, अगर तुमने आज भी बात नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम पर कोई भूत प्रेत का साया है और तुम्हें यहां से भगा दूंगा। चंद्रकला के दिल में बहुत दुख हुआ, लेकिन वो फिर भी चुप रही। उसके लिए अपने भाई की जिंदगी अपनी खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इधर उसके पिता के राज्य में सूर्यकला अकेली अपने भाई की देखभाल कर रही थी। वो रोज तालाब के पास जाती और मछली के रूप में अपने भाई से बात करती। वो उसे बताती कि दीदी कैसी है और वापस आएगी। 14 साल बीत गए थे। अब सिर्फ 1 साल और बचा था। सूर्यकला बहुत खुश थी कि जल्दी ही उसका भाई वापस इंसान बन जाएगा, लेकिन वह चंद्रकला की भी चिंता करती थी, क्योंकि कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। उधर राजकुमार वीरेंद्र का धैर्य खत्म हो गया था। राज्य के लोगों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुमने कल तक बात नहीं की तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। मैं ये नहीं सह सकता कि मेरी प्रजा मुझसे सवाल करे कि मेरी रानी क्यों नहीं बोलती। चंद्रकला का दिल टूट गया, लेकिन वो जानती थी कि अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। उसने सोचा कि वो जंगल में भी अपना व्रत पूरा कर सकती है। अगले दिन जब चंद्रकला ने फिर कुछ नहीं कहा तो राजकुमार वीरेंद्र ने अपना वचन निभाया। उसने चंद्रकला को एक घने जंगल में छोड़ दिया। चंद्रकला का दिल बहुत दुखी था, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रही। जंगल में चंद्रकला को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो फल फूल खाकर अपना पेट भरती और पेड़ों के नीचे सोती। जानवरों से डर भी लगता था, लेकिन वो अपने भाई के लिए
सब कुछ सहन करने को तैयार थी। इधर जब सूर्यकला को पता चला कि उसकी बड़ी बहन को जंगल में छोड़ दिया गया है, तो वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चंद्रकला कहाँ है। अंततः वो समय आ गया जिसका चंद्रकला को 15 सालों से इंतजार था। 15 साल पूरे होने वाले थे। जंगल में चंद्रकला ने दिन गिने थे। उसे पता था कि आज उसके व्रत के 15 साल पूरे हो जाएंगे। उसी दिन सूर्यकला भी तालाब के पास बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। ठीक सूर्यास्त के समय जब 15 साल पूरे हुए, तालाब में एक तेज रोशनी निकली। सुनहरी मछली अचानक गायब हो गई और उसकी जगह राजकुमार चंद्रकांत खड़ा था। सूर्यकला खुशी से चिल्ला पड़ी, भाई तुम वापस आ गए। राजकुमार चंद्रकांत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सूर्यकला को गले से लगाया। राजकुमार ने पूछा, सूर्यकला चंद्रकला दीदी कहाँ है? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए 15 साल तक मौन व्रत रखा। सूर्यकला ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे चंद्रकला की शादी हुई और कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजकुमार चंद्रकांत को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरी दीदी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और मैं यहाँ मछली बनकर तालाब में तैर रहा था। मुझे उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। सूर्यकला ने कहा, भाई लेकिन वो कहाँ होंगी? जंगल बहुत बड़ा है। राजकुमार चंद्रकांत ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा। पहले मैं मांबा से मिलूंगा, फिर दीदी की तलाश में निकलूंगा। राजा रानी अपने बेटे को वापस देखकर बहुत खुश हुए। वे 15 सालों से उसकी तलाश कर रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो वे चंद्रकला के त्याग को सुनकर बहुत अच्छा लगा और साथ ही दुखी भी। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी ने इतना कष्ट सहा, हमें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि सारे राज्य में चंद्रकला की तलाश की जाए। राजकुमार चंद्रकांत खुद भी अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। उधर जंगल में चंद्रकला को अपना व्रत पूरा होने का एहसास हो गया था। 15 साल बाद उसके होठों से पहला शब्द निकला, भगवान का शुक्र है, अब मेरा भाई वापस इंसान बन गया होगा। उसकी आवाज 15 सालों से सुनी नहीं गई थी, इसलिए वो थोड़ी कमजोर थी। चंद्रकला खुशी से भर गई। अब वो अपने घर वापस जा सकती थी। वो जंगल से निकलकर अपने पिता के राज्य की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने भाई से मिलने की खुशी में वो सब भूल गई। जब चंद्रकला अपने राज्य की सीमा के पास पहुंची तो उसे कुछ सिपाही मिले जो राजकुमारी की तलाश में निकले थे। सिपाहियों ने जब उसे पहचाना तो वे बहुत खुश हुए। राजकुमारी जी, आप कहाँ थी? महाराज और महारानी आपकी बहुत तलाश कर रहे थे, एक सिपाही ने कहा। चंद्रकला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम मुझे जल्दी महल ले चलो, मुझे अपने भाई बहन से मिलना है। सिपाही हैरान हो गए कि राजकुमारी बोल रही है। 15 सालों बाद उन्होंने पहली बार राजकुमारी को बोलते सुना था। जब चंद्रकला महल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। राजा रानी, राजकुमार चंद्रकांत और सूर्यकला सभी उससे मिलकर रो पड़े। राजकुमार चंद्रकांत ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। आपने 15 साल तक मौन रहकर मेरी जान बचाई। चंद्रकला ने अपने भाई को गले से लगाकर कहा, भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। सूर्यकला भी रोते हुए बोली, दीदी, आपने कितना कष्ट सहा, मैंने रोज आपकी चिंता की है। रानी ने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, बेटी, तुमने जो त्याग किया है वो अतुलनीय है, तुम सच्ची वीरांगना हो। राजा ने कहा, चंद्रकला, तुम्हारे त्याग की कहानी पूरे राज्य में फैल जाएगी, लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। इधर जब राजकुमार वीरेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी वापस मिल गई है और वो बोल रही है, तो वो तुरंत उससे मिलने आया। उसे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था।
वीरेंद्र ने चंद्रकला के सामने सिर झुकाकर कहा, महारानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर मैं जानता कि आप इतने महान उद्देश्य के लिए मौन रही थी तो मैं कभी भी आपको जंगल में नहीं छोड़ता। चंद्रकला ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार आप पर कोई दोष नहीं है, आप नहीं जानते थे कि मैं क्यों चुप हूं। अब सब ठीक हो गया है। वीरेंद्र ने कहा, क्या आप मुझे माफ करके वापस मेरे साथ चलेंगी? मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी आप पर शक नहीं करूंगा। चंद्रकला ने अपने पिता से पूछा। राजा ने कहा, बेटी ये तुम्हारा फैसला है। चंद्रकला ने सोच समझकर कहा, हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं साल में कुछ महीने अपने मायके भी आऊंगी ताकि अपने भाई बहन के साथ समय बिता सकूं। वीरेंद्र ने खुशी से हामी भर दी। इस तरह चंद्रकला वापस अपने पति के साथ चली गई, लेकिन इस बार वो खुश थी क्योंकि उसका भाई सुरक्षित था। राजकुमार चंद्रकांत ने उस सुनहरे कमल के फूल को तालाब से निकालकर एक विशेष जगह पर रखवा दिया ताकि फिर कभी कोई गलती से उसे ना छू सके। उसने प्रण लिया कि वो इस कमल के राज्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा।